हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इसका नाम है खुशबू क्लासेस। फाइनल अकाउंट्स का चैप्टर हमारा क्लोज हो गया बिल्कुल। हमने उसमें ट्रेडिंग अकाउंट, P&L, बैलेंस शीट, मैन्युफैक्चरिंग, ऑल बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए। बहुत अच्छे से हमने उससे कंप्लीट कर लिया चैप्टर को। अब आगे की वीडियोस में जिस तरीके से हमने हर चैप्टर के बाद रिवीजन किया है, एक वीडियो मैंने रिवीजन की बनाई है, उसमें चैप्टर में हमने जो कुछ भी पढ़ा है उस सबका रिवीजन किया है, मेन पॉइंट्स को उसमें पढ़ा है। तो आज की वीडियो में भी हम फाइनल अकाउंट्स का रिवीजन करेंगे। जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसमें, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स टीचर एग्जाम में भी इसी तरीके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने वीडियो रिवीजन की बनाई है। फाइनल अकाउंट्स चैप्टर का हम इसमें रिवीजन करेंगे। सबसे पहले तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम खातों के निर्माण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए, अंतिम खातों में सबसे पहले तो हम देखेंगे, क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं इसलिए एक बार फिर से देखेंगे फाइनल अकाउंट्स में कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड नंबर पे बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसे शॉर्ट में P&L अकाउंट कहा जाता है, और लास्ट में बनाई जाती है कंपनी की बैलेंस शीट। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि अंतिम खातों के निर्माण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है कंपनी के शुद्ध लाभ या हानि तथा आर्थिक स्थिति की जानकारी के लिए, यानी इकोनॉमिक पोजीशन, आर्थिक स्थिति की जानकारी के लिए, या हम कह सकते हैं जानकारी प्राप्त करने के लिए, ये फाइनल अकाउंट्स बनाए जाते हैं। जो दो फर्स्ट अकाउंट्स है, ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट, जो कि फाइनल अकाउंट्स के फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप है, ये दोनों तो बनाए जाते हैं शुद्ध लाभ हानि ज्ञात करने के लिए, नेट प्रॉफिट एंड लॉस के लिए, नेट प्रॉफिट और लॉस। और बैलेंस शीट बनाई जाती है आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा कि अंतिम खातों के निर्माण का मुख्य उद्देश्य होता है शुद्ध लाभ हानि, नेट ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है, नेट प्रॉफिट एंड लॉस, या फिर आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त करने के लिए फाइनल अकाउंट्स बनाए जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ट्रेडिंग अकाउंट और P&L यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की प्रकृति बताइए, यानी नेचर ऑफ अकाउंट क्या है। तो ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों ही समान प्रकृति के अकाउंट्स हैं, दोनों अवास्तविक खाते होते हैं, अवास्तविक, या फिर इन्हें हम कह सकते हैं नाम मात्र की प्रकृति के खाते। नाम मात्र प्रकृति के खाते होते हैं ये। इसके अलावा ये स्मरणार्थ प्रकृति के भी होते हैं, यानी मेमोरेंडम टाइप के अकाउंट भी होते हैं। इन्हें हम लिख सकते हैं स्मरणार्थ खाते। मेन नेचर तो आपको ये बताना है, मेन आंसर हमारा, कि अवास्तविक और नाम मात्र प्रकृति के खाते होते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपके क्वेश्चन के लिए आंसर के लिए 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और उस ऑप्शन में स्मरणार्थ खाता अगर आ जाता है, मेमोरेंडम अकाउंट, तो आपको, और अगर ये नहीं दिया हुआ होता है तो हम ये वाला आंसर भी टिक कर सकते हैं। ओके। थर्ड क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष खर्चों को फाइनल अकाउंट्स में कहाँ लिखा जाता है? तो देखिए, प्रत्यक्ष खर्चे यानी डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो कि स्टॉक से डायरेक्ट रिलेटेड होते हैं, स्टॉक को परचेज करने से डायरेक्ट रिलेटेड होते हैं। तो इन्हें फाइनल अकाउंट्स में कहाँ लिखा जाता है, ये हमें आता ही है, हमने पढ़ा है ट्रेडिंग अकाउंट वाली वीडियो में। आप देख सकते हैं, जिन्होंने ट्रेडिंग अकाउंट की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उस वीडियो को देख लीजिएगा। इन्हें हम लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, क्योंकि डेबिट साइड में ही
सभी तरह के एक्सपेंसेस लिखे जाते हैं और जो एक्सपेंसेस होते हैं उनका हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, यानी कि नाम शेष होता है। इसलिए जितने भी प्रत्यक्ष खर्चे होते हैं उन्हें ट्रेडिंग अकाउंट के यानी व्यापार खाते के डेबिट साइड में लिखा जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है, संदिग्ध दायित्वों को लिखा जाता है, यानी संदिग्ध दायित्वों को कहाँ लिखा जाता है? इन्हें कहते हैं कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज। इन्हें फाइनल अकाउंट्स में कहाँ लिखा जाता है? तो देखिए, इन दायित्वों को ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो आएंगे ही नहीं क्योंकि लायबिलिटीज है। बैलेंस शीट में लिखा जाता है लायबिलिटीज को, लेकिन संदिग्ध दायित्वों को लायबिलिटीज में बैलेंस शीट में भी नहीं लिखा जाता है। इन्हें बैलेंस शीट के नीचे, जब बैलेंस शीट बिल्कुल बना के हम कंप्लीट तैयार कर लेते हैं बैलेंस शीट, उसके बाद में टिप्पणी के रूप में लिखा जाता है। यानी वर्किंग नोट। जब कोई भी अकाउंट बनाया जाता है तो उसके लास्ट में जो वर्किंग नोट लिखा जाता है उसे कहते हैं टिप्पणी। तो बैलेंस शीट के नीचे टिप्पणी के रूप में संदिग्ध दायित्वों को लिखा जाता है फाइनल अकाउंट्स में। संदिग्ध दायित्व वो होते हैं जो कि उनका फिक्स नहीं होता है कि वो दायित्व हमें पे करने हैं या नहीं करने, वो किसी घटना के घटित होने पे निर्भर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, भुनाए गए बिलों से रिलेटेड दायित्व, जो बिल बैंक से भुनाए जाते हैं, भुनाए गए बिल से उत्पन्न होने वाले दायित्व। और सेकंड एग्जाम्पल है इसका न्यायालय वाद द्वारा उत्पन्न दायित्व। न्यायालय वाद द्वारा उत्पन्न दायित्व। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चाहे फर्स्ट ग्रेड टीचर एग्जाम हो, चाहे कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो, 11th-12th क्लास के। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जरूर आता है कि संदिग्ध दायित्वों को फाइनल अकाउंट्स में कहाँ लिखा जाता है। तो आपको ये याद रखना है, बैलेंस शीट के नीचे वर्किंग नोट में लिखा जाता है, यानी बैलेंस शीट में नहीं शो किया जाता है इसे। बैलेंस शीट जब बन के कंप्लीट तैयार हो जाती है उसके बाद में वर्किंग नोट में हम लिखते हैं संदिग्ध दायित्व, जो भी अमाउंट इसका दिया हुआ होता है। और इसके दो एग्जांपल्स आपको याद रखने, एक तो भुनाए गए बिल से रिलेटेड दायित्व, न्यायालय वाद द्वारा उत्पन्न दायित्व। मान लीजिए कंपनी पे किसी तरह का कोई न्यायालय में वाद चल रहा है, तो इस टाइप की जो चीजें होती है उनका कोई फिक्स नहीं होता है कि उसमें कितना पैसा देना होगा, कितना पे करना है, या फिर पे करना भी है या नहीं करना है, तो वो संदिग्ध होता है। इस कंडीशन में इन्हें माना गया है संदिग्ध दायित्व। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, अस्थगित आयगत व्ययों को लिखा जाता है। इसका मतलब है कि कहाँ फाइनल अकाउंट्स में कहाँ लिखा जाता है अस्थगित आयगत व्ययों को। सबसे पहले तो हम ये इसका रिवाइज करते हैं कि अस्थगित आयगत व्यय क्या होते हैं। ऐसे खर्चे जो बड़ी राशि के होते हैं, बड़ा अमाउंट के होते हैं वो खर्चे, जैसे कि 50,000 या 1 लाख का खर्चा हमने किया, लेकिन इन खर्चों को उसी साल में जो है अप्लीकित नहीं किया जाता, रिटर्न डाउन नहीं किया जाता है। मान लीजिए 50,000 रुपये हमने एडवर्टाइजमेंट पे खर्च किए हैं, लेकिन जब हम P&L अकाउंट बनाएंगे तो उसमें हम पूरे के पूरे 50,000 शो नहीं करेंगे, अप्लीकित नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमने 5,000 रुपये P&L अकाउंट से अप्लीकित कर दिए, बाकी के 45,000 रुपीज़ को बैलेंस शीट में एसेट्स के रूप में दिखाया जाएगा, क्योंकि ऐसे खर्चे हमने कर तो दिए, पे तो कर दिया वो, ठीक है, पे हो चुका है, इसका मतलब वो हमारी एसेट्स बन चुकी है, लेकिन शो नहीं कर रहे हैं। इस वजह से हम उसे अस्थगित आयगत व्यय के रूप में लिख के और बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखा जाता है। तो अस्थगित व्यय को लिखा जाएगा बैलेंस शीट के एसेट्स साइड, यानी संपत्ति पक्ष में। बैलेंस शीट का मतलब चिट्ठा भी बोलते हैं बैलेंस शीट को, स्थिति विवरण भी बोलते हैं। चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में अस्थगित आयगत व्यय को लिखा जाता है। कौन कौन से होते हैं, फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट पे, कंपनी स्टार्ट करने से पहले कोई रिसर्च हुई है तो उस रिसर्च पे, इस टाइप के खर्चे आएंगे अस्थगित आयगत व्यय में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है सकल लाभ की गणना कीजिए, यानी ग्रोस प्रॉफिट पूछा है और कुछ इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है। टोटल परचेज फॉर द ईयर, यानी पूरे एक साल की जो परचेज है वो है 24 लाख रुपीज। परचेज रिटर्न है 50,000, यानी हमने टोटल परचेज तो इतना किया, उसमें से इतना स्टॉक हमने रिटर्न कर दिया। ओके, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया हुआ है 2 लाख रुपीज। इसके अलावा एक्स्ट्रा में इंफॉर्मेशन है, जो स्टॉक है माल उसका 4/5 यानी 4/5 भाग 25 लाख रुपए में बेच दिया गया है। इसका मतलब ये है कि टोटल जो माल था वो पूरा का पूरा नहीं बेचा गया है, उस टोटल का 4/5 भाग जो है वही बेचा गया है, वो भी 25 लाख रुपए में। तो हम क्या करेंगे, ये जो 4/5 भाग बेचा गया है उसका हम पहले कॉस्ट निकालेंगे, कॉस्ट कितना है, और फिर उसे इसमें से माइनस करेंगे। देखिए सबसे पहली बात, हमारे पास टोटल कितना स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक भी इसमें नहीं दिया हुआ है, यानी जितना माल परचेज किया है उतना ही पूरा का पूरा बेच दिया, यानी उसका 4/5 पार्ट बेच दिया गया है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स देखेंगे सबसे पहले, इसका फॉर्मूला होता है नेट परचेज या टोटल परचेज लिखेंगे हम यहाँ, टोटल परचेज माइनस करेंगे परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है, माइनस कर दिया जाता है, प्लस जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। जिस तरीके से ट्रेडिंग अकाउंट बनता है उसी तरह के टर्म्स हैं ये सारे। डेबिट साइड में परचेज लेस कर देते हैं हम, परचेज रिटर्न, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, और क्रेडिट साइड में हम लिखते हैं सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसी तरीके से। तो देखिए टोटल परचेज किया है 24 लाख रुपए। खरीदे हुए माल में से हमने कितना वापस रिटर्न कर दिया, 50,000 रुपए का माल हमने रिटर्न कर दिया। और जब इस माल को खरीदा होगा तो उस पे कितना खर्चा हुआ है, 2 लाख रुपए का। देखिए ये वो खर्चा होता है डायरेक्ट खर्चा, जो कि किसी माल को जब खरीदा जाता है, फॉर एग्जाम्पल आपने एक कूलर खरीदा है, ठीक है, 10,000 रुपए का कूलर आपने खरीदा है। उस 10,000 के कूलर को दुकान से लाने तक, ये एक शॉप है, इस शॉप से आपने खरीदा है कूलर, ठीक है, और ये आपका घर है। अब इस कूलर को शॉप से आपके घर तक लाना है आपको, तो घर तक लाने के लिए जो आप ऑटो का या किराया दोगे, इसके अलावा वेजेस है, या जो व्यक्ति उसको लेके आ रहा है उस व्यक्ति को जो पैसा दोगे, वो खर्चा भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। मान लीजिए आपने कूलर को घर तक लाने के लिए 1,000 रुपए और खर्च कर दिए, ठीक है, तो आप उस कूलर को, आपकी जो कॉस्ट होगी वो 10,000 रुपए नहीं मानी जाएगी, अब कूलर की कॉस्ट मानी जाएगी 11,000 रुपए। तो यही होता है इसमें, जब माल को खरीदा जाता है तो खरीदने से लेकर, खरीदने वाली जगह से लेकर जहां तक उसको लाना है उस माल को, वहां तक लाने तक का रास्ते में जो भी खर्चा होता है वो सारा खर्चा उस परचेज की कॉस्ट में ही इंक्लूड की जाती है। माल हम यहाँ पे 10,000 का कूलर नहीं बताएंगे, हम बोलेंगे कि कूलर हमने 11,000 का खरीदा है। तो उसी तरीके से बिजनेस में होता है, परचेज से रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं और उन्हें उसकी कॉस्ट में ही इंक्लूड किया जाता है। तो यहाँ देखिए टोटल परचेज हमने 24 लाख का किया है, उसमें से हम लेस कर देंगे 50,000 रुपए, तो हमारे पास आ जाएगा 23,50,000। 23,50,000 में हम 2 लाख रुपए ऐड कर देंगे, जो कॉस्ट ऑफ गुड्स है वो हमारी आ जाएगी 25,50,000। इसका मतलब है हमने जो टोटल परचेज की है ना, उसकी जो नेट कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ गुड्स, वो है 25,50,000 रुपए, ठीक है। ये हमने माल खरीद लिया और हमारा इतना जो है लागत आई उस माल को खरीदने में। लेकिन अब क्या किया है, उस माल का 4/5 भाग को बेचा गया है, यानी हमने ये पूरा का पूरा माल नहीं बेचा है। इस माल को खरीदने में इतनी लागत आई है, हमारा इतना खर्चा हो गया, इसका 4/5 पार्ट ही हमने बेचा है। तो हम क्या करेंगे, इसका 4/5 पार्ट निकाल लेते हैं, कितना होगा, तो ये हो जाएगा 20,40,000 रुपए। यानी हमने, हमारे पास जो 25,50,000 का माल है उसमें से 20,40,000 रुपए का माल बेच दिया है, और इस माल को हमने बेचा है 25 लाख रुपए में। यहाँ बिल्कुल क्लियर कहा गया है कि माल का 4/5 भाग को हमने 25 लाख में बेचा है, लेकिन उसकी कॉस्ट जब हमने खरीदी है
वो है 20,40,000 में। 20,40,000 में हमने उसे खरीदा है और बेचा 25 लाख रुपए में है, तो हम ग्रॉस प्रॉफिट आसानी से निकाल सकते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स, जो भी सेलिंग प्राइस है वो हम यहाँ लिखेंगे कितने में हमने उसे सेल किया है प्रोडक्ट को, माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और उसकी कॉस्ट क्या थी, बेचे गए माल की लागत। तो देखिए 25 लाख में बेचा गया है माल और उसकी कॉस्ट थी 20,40,000 रुपए। तो हमारा प्रॉफिट हो जाता है, हम 25 लाख में से इसे लेस करेंगे, हमारा आंसर आएगा 4,60,000 रुपए। तो ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। 4 मार्क्स का, 5 मार्क्स का या 6-7 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, जबकि ये हमने जो पढ़ा है उसी से रिलेटेड है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके दिया जा सकता है। और ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बहुत अच्छे से इसे समझना है। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। इस क्वेश्चन में जो हमसे पूछा गया था वो आंसर हमारा हो जाएगा 4,60,000 रुपीज सकल लाभ, यानी कि जो क्रॉस प्रॉफिट है वो हमारा हो जाएगा ये 4,60,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, बेचे गए माल की लागत ज्ञात कीजिए, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पूछा है क्वेश्चन में। इंफॉर्मेशन दी हुई है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, नेट परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और लास्ट सेल्स हमें दी हुई है। हमें बेचे हुए माल की लागत ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए इसका फॉर्मूला लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, सबसे पहले कौन सा टर्म लिखा जाता है, ओपनिंग स्टॉक, कि हमारे पास कितना ओपनिंग स्टॉक है, पिछला बचा हुआ स्टॉक कितना है, प्लस हमने कितना माल परचेज किया है, नेट परचेज। नेट परचेज इसलिए कहा गया है, टोटल परचेज में से परचेज रिटर्न को लेस कर दिया जाता है तो वो नेट परचेज कहलाता है। टोटल परचेज में परचेज रिटर्न इंक्लूड होता है। नेट परचेज प्लस जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं माइनस क्लोजिंग स्टॉक। देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक। हमारे पास प्रारंभिक में कितना माल बचा हुआ है, तो कितना है ओपनिंग स्टॉक, 80,000 रुपीज। इसके बाद कितना हमने नेट परचेज किया है, तो कितना स्टॉक हमने और खरीदा है, 3,50,000 का। 80,000 का माल तो हमारे पास पहले से ही रखा हुआ है और 3,50,000 रुपए का माल हमने और खरीद लिया। इसके अलावा नेट परचेज है तो परचेज रिटर्न इसमें माइनस किया हुआ है। फिर हम इसमें ऐड करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी कि हमने जो ये 3,50,000 का माल परचेज किया है उसको खरीदने से रिलेटेड जो खर्चे हुए होंगे वो हम यहाँ लिखेंगे। 75,000 रुपये डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया हुआ है हमें। तो टोटल देखिए 80,000 का माल पहले से था, 3,50,000 का हमने और खरीदा और इनको खरीदने से लेकर जो एक्सपेंसेस हुआ वो 75,000 है। टोटल इतना स्टॉक हमारे पास है, लेकिन इतने स्टॉक में से हमारे पास बचा हुआ स्टॉक है 1,50,000, तो यानी बाकी का स्टॉक हमने बेच दिया होगा। तो हम क्या करेंगे, टोटल स्टॉक में से माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, जो माल बिकने से रह गया है, वो है 1,50,000 रुपये का। ये अगर हम टोटल स्टॉक में से माइनस करेंगे तो जो आंसर हमारा होगा वो हो जाएगा बेचे गए माल की लागत, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सबसे पहले इन दोनों को ऐड कीजिएगा, फिर 75,000 माइनस कर देंगे 1,50,000, तो हमारा आंसर आ रहा है 3,70,000 रुपीज। जो माल हमने बेचा है उसकी कॉस्ट है 3,70,000 रुपए और ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में अभी सिर्फ इतना ही पूछा है, बेचे गए माल की लागत बताइए, तो हमने ये आंसर दिया, लेकिन
यहाँ पे जो सेल्स दिया हुआ है इसका हम कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी दिया हुआ है, लेकिन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखे जाते हैं डेबिट साइड में, इसलिए ये भी हम यहाँ यूज नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर पहले वाले क्वेश्चन की तरह इसमें पूछा जाता कि ग्रॉस प्रॉफिट बताइए, तो हम क्या करते, ये जो सेल्स दिया हुआ है 6 लाख रुपए में हमने माल बेचा है, उस बेचे गए माल की लागत तो है 3,70,000 रुपए और बेचा हमने 6 लाख में है, तो हम क्या करते, 6 लाख रुपए में से 3,70,000 रुपए को माइनस करते और हमारा जीपी यानी ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता कंपनी का। लेकिन अभी सिर्फ इतना ही पूछा गया है क्वेश्चन में, तो हमें इतना ही आंसर लिखना है, ये हमारा क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, आयगत व्यय अंतिम खातों में दिखाए जाते हैं। आयगत व्ययों को अंतिम खातों में कहाँ दिखाया जाता है, तो इन्हें बताया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, यानी लाभ हानि खाते के डेबिट साइड में आयगत व्यय दिखाए जाते हैं फाइनल अकाउंट्स में। ये वो खर्चे होते हैं जिनका प्रॉफिट कंपनी को कई सालों तक मिलता है और ये आय से रिलेटेड होते हैं, यानी इनकम को बढ़ाने के लिए होते हैं, जिससे कि कंपनी की सेलिंग बढ़े। और सेलिंग बढ़ाने से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे होते हैं आयगत खर्चे और इन्हें P&L अकाउंट में दिखाया जाएगा। 9th क्वेश्चन है हमारा, पूंजी खाते में जोड़ी जाने वाली मद कौन सी है। पूंजी खाता यानी कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट में जोड़ा जाता है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट जब भी होता है कंपनी को, नेट प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ जाती है, तो हम यहाँ लिखेंगे कैपिटल में ऐड किया जाता है नेट प्रॉफिट को। इसके अलावा हम नेट लॉस का भी देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि पूंजी खाते में से घटाई जाने वाली मदें बताइए। तो देखिए, कैपिटल में से जो लेस किया जाता है वो है एक तो नेट लॉस जब होता है, इसके अलावा ड्राइंग्स को भी कैपिटल में से लेस किया जाता है, और नेट लॉस जब होगा तो लेस कर दिया जाएगा। लेकिन नेट प्रॉफिट एक ऐसा टर्म है जिसे कैपिटल में प्लस किया जाता है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा एक और टर्म होता है प्रशिक्षु शुल्क, जो कि जिसे बोलते हैं अप्रेंटिसशिप फीस। प्रशिक्षु शुल्क कभी कभी ये भी एग्जाम में आ जाता है कि प्रशिक्षु शुल्क को फाइनल अकाउंट्स में कहाँ दिखाया जाता है, अप्रेंटिसशिप फीस को। तो आपको क्या करना है, इसका आंसर होगा, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बताया जाता है, उसके क्रेडिट साइड में बताया जाता है, और इसे इनडायरेक्ट इनकम माना गया है। तो आपको ये इम्पॉर्टेंट टर्म है, इसे भी आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है कि प्रशिक्षु शुल्क को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के CR साइड में दिखाया जाएगा, और ये कंपनी के लिए इनकम होती है, इनडायरेक्ट इनकम। और इसे कहा जाता है अप्रेंटिसशिप फीस, जो कंपनी के लिए इनकम है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और ये रिवीजन वाली वीडियो है, तो प्लीज़ इसको बहुत ध्यान से देखिएगा और ज़रूर देखिएगा। इससे पहले वाली वीडियोस को भी देखिएगा जो कि फाइनल अकाउंट से रिलेटेड है। पूरा का पूरा फाइनल चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, हमने रिवीजन भी कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में अब हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको बहुत अच्छी लगेगी वीडियो। थैंक यू।